स्टूडेंट्स, मैं सिमरन स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस्ड है आपके बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 पर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपका माइनर पेपर DSC 007 का सब्जेक्ट है भारत में शिक्षा नीति एवं व्यवहार। अगर आप DU सोल, रेगुलर या अदर किसी यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप DU सोल, रेगुलर, NC वेब या अदर किसी यूनिवर्सिटी से कोई और सब्जेक्ट समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी यूनिट 2। यूनिट 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे यूनिट 2 को। यूनिट 2 के अंदर आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। जैसे आपका फर्स्ट टॉपिक जो है सामान्य विद्यालय प्रणाली, इसको डिस्कस करेंगे। फिर जानेंगे कि विद्यालयों की प्रणाली जो होती है उसके प्रकार जो होते हैं वो किस तरीके से है। फिर निजी विद्यालयों के बारे में जानेंगे और ऐसे ही फिर हम जानेंगे कि NCERT और SCERT और डाइट्स, NOS, शिक्षा बोर्ड जितने भी हैं आपके, उनके राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या भूमिका रही है। और प्रमुख सरकारी पहल जो आपकी है शिक्षा से संबंधित, जिसमें आपका सर्व शिक्षा अभियान आता है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आती है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा आती है, शिक्षा अभियान आते हैं। तो इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी यूनिट नंबर 2 को। तो ये रहा आपका यूनिट नंबर 2, जिसको आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया है कि भारत में विद्यालय शिक्षा जो है वो किस प्रकार से है। यानी अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो आपका स्कूलिंग जो है, यानी जो आपकी एजुकेशन है, स्कूलिंग एजुकेशन जो है वो किस तरीके से है, ये जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सामान्य विद्यालय प्रणाली, जिसमें हम जानेंगे कि जो भारत के अंदर जो सामान्य विद्यालय प्रणाली है वो किस प्रकार से है। तो सामान्य विद्यालय प्रणाली का विचार भारत में शिक्षा में समानता और सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ है कि सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा मिले, चाहे वो किसी भी सामाजिक, आर्थिक, जातीय, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से हो, चाहे कोई भी जाति से हो, कोई भी आर्थिक उनकी स्थिति हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, या फिर उनकी जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है चाहे वो भी अलग हो। सभी को यहाँ पे क्या बोला गया है कि सभी को गुणवत्तापूर्ण विद्यालय शिक्षा दी जाएगी एक समान रूप से। तो विद्यालय शिक्षा जो है भारत के अंदर वो सभी को समान रूप से दी जाएगी, चाहे बच्चे किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति से हो। तो अब हम जानते हैं कि इसमें जो आपका कठोरी कमीशन जो था, यानी कठोरी आयोग जो था, उसकी क्या भूमिका थी, उसके क्या विचार थे। तो अगर हम कठोरी आयोग की बात करें तो कठोरी आयोग ने इस विचार को मजबूती दी थी। उद्योग ने इसका जो आयोग जो था, आयोग का मानना था कि यदि अलग अलग सामाजिक वर्गों के लिए अलग अलग गुणवत्ता शिक्षा होगी तो समाज में एक तरीके से क्या बढ़ सकती है, असमानता बढ़ सकती है। इसलिए व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें सभी बच्चों को एक ही जैसी शिक्षा मिले। यानी कठोरी आयोग ने क्या विचार को प्रस्तुत करा कि अगर समाज के सभी वर्ग क्या है, सामाजिक वर्ग अलग अलग है, उनकी आर्थिक स्थिति अलग है, सांस्कृतिक रूप से वो अलग है, तो उनके लिए अलग अलग गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर कोई बच्चा अमीर है, उसको अमीर है, उसका जो आर्थिक स्थिति है, फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो अच्छी है, अगर हम उसको उसी तरीके से हाई एजुकेशन देंगे तो इससे क्या होगा कि जो निम्न स्तर के जो बच्चे हैं ना, जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी खराब है या जो गरीब स्तर से आते हैं, तो उनके अंदर एक मतभेद उत्पन्न होगा। यानी उनके बीच में एक, उनको ऐसा महसूस होगा कि वो अलग है। तो इससे क्या होगा, समाज के अंदर आपकी असमानता बढ़ेगी, ऐसा मानना था कठोरी आयोग का। तो कठोरी आयोग ने अपना क्या करा, एक ऐसा विचार प्रस्तुत करा जिसमें इन्होंने बताया कि समाज के अंदर बच्चे चाहे किसी भी वर्ग से हो, किसी भी सामाजिक वर्ग से हो, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, चाहे उनका सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो, सभी को समान रूप से शिक्षा मिलेगी, जिससे हमारे समाज में जो असमानता है वो कम होगी, बढ़ेगी नहीं। इसलिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा मिले। अब सामान्य विद्यालय प्रणाली के कौन से लाभ हैं, यानी सभी को समान रूप से जो शिक्षा दी जा रही थी यहाँ पे, उसके कौन कौन से ऐसे लाभ थे
ये जानते हैं। अगर हम इसके लाभ की बात करें तो पहला लाभ हमारा क्या था कि सामाजिक विभाजन इससे कम हुआ। यानी समाज के अंदर जो समाज हमारा बटा हुआ था, वो क्या हुआ अलग, मतलब उसमें जो विभाजन है वो कम हुआ। सामाजिक विभाजन आपका कम होता है इससे। अगर सभी को समान रूप से एक ही जैसा सभी के साथ व्यवहार किया जाएगा, एक ही जैसी शिक्षा मिलेगी, तो विभाजन भी जो होगा, मतभेद भी जो होगा, भेदभाव भी जो होगा, आपका डिस्क्रिमिनेशन जो होगा वो कम होगा। समानता को बढ़ावा मिलेगा, यानी सभी को समान अवसर मिलेंगे, सभी को समानता मिलेगी समाज के अंदर। और शिक्षा क्या है, एक लोकतांत्रिकरण होता है, सभी का अधिकार होता है। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट लाभ है वो है आपका सार्वजनिक स्कूलों की गुणवत्ता इससे सुधरती है। यानी जितने भी आपके सार्वजनिक रूप से स्कूल हैं, यानी जितने भी आपके गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनकी भी जो गुणवत्ता है वो भी इससे सुधरती है। और बच्चों में साझा राष्ट्रीय दृष्टि की जो होती है विकसित भी होती है। यानी बच्चों के अंदर एक अपने नेशन को लेके, अपने एक राष्ट्र को लेके एक सकारात्मक दृष्टि उत्पन्न होती है, एक पॉजिटिव पॉइंट उनके अंदर जो होता है वो उत्पन्न होता है। लेकिन इस व्यवस्था को लागू करना आसान नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि देश में निजी स्कूल, महंगे स्कूल और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े हुए कई विभाजन आपके मौजूद थे। इस व्यवस्था को लागू करना आसान क्यों नहीं था? क्योंकि देश के अंदर आपके कई ऐसे प्राइवेट स्कूल्स थे, कई ऐसे महंगे स्कूल थे जिनके अंदर उनकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा थी वो अलग ही मतलब लेवल पे जुड़ी हुई थी, उनके अंदर जो था विभाजन मौजूद था। तो ये था आपका सामान्य विद्यालय प्रणाली के लाभ। अब हम जानते हैं विद्यालयों की प्रणाली और समृद्धता। अगर हम विद्यालयों की प्रणाली को जाने तो आपके जो इंडिया के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं वो कितने टाइप्स में डिवाइडेड है, कौन कौन से होते हैं, विद्यालयों की जो प्रणाली है वो किस तरीके से होती है, और उनकी जो समृद्धता यानी उनको चलाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, कौन कौन से ऐसे चरण होते हैं जिससे आपके जो विद्यालय हैं वो चलते हैं, उनका संचालन होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विद्यालय के भारत के अंदर जो विद्यालय है आपके वो कितने प्रकार के होते हैं। तो भारत में विद्यालय कई प्रकार के हैं। इनका विभाजन और संचालन, वित्त पोषण, प्रबंधन और समृद्धता भी इन्हीं के आधार पर होता है। जैसे पहला जो आपका विद्यालय है वो कौन सा है? सरकारी विद्यालय। सरकारी विद्यालय में क्या होता है कि ये विद्यालय जो होते हैं आपके केंद्र और राज्य सरकार द्वारा ही संचालित होते हैं। यानी इसमें आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ही इनको क्या करती है, रन करती है, इन्हें चलाती है। और वित्तीय पोषित होते हैं, यानी इनके लिए जो फंडिंग होती है वो भी आपका स्टेट गवर्नमेंट और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही इनका जो फंडिंग की जाती है वो भी की जाती है। लेकिन जो आपके सरकारी विद्यालय होते हैं, इनका जो उद्देश्य होता है ना वो क्या होता है कि जनसंख्या तक शिक्षा पहुंचाना। व्यापक जनसंख्या, व्यापक मतलब एक बड़े लेवल पे, देश के अंदर एक बड़े लेवल पे जितनी भी आपकी पॉपुलेशन है, जितनी भी जनसंख्या है, उस तक आपकी क्या पहुंचाना, शिक्षा पहुंचाना। ज्यादा से ज्यादा अगर सरल शब्दों में समझे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी शिक्षा को पहुंचाना सरकारी विद्यालयों का उद्देश्य होता है। अब हम जानते हैं निजी विद्यालय के बारे में। अगर हम निजी विद्यालय की बात करें जिसमें आपका क्या आता है, निजी यानी कि आपका जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, ये आपके निजी विद्यालयों के नाम से जाने जाते हैं। तो ये निजी विद्यालय जो होते हैं आपके, ये किसी संस्थाओं के द्वारा, ठीक है, यानी किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू, किसी ट्रस्ट के थ्रू चलाए जाते हैं, या फिर इसमें कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, यानी व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है जो ये से क्या करता है, संचालित करता है, चलाता है। तो इसमें जो आपका शुल्क होता है ना, यानी कि जो इसकी फंडिंग होती है, जो इसकी फीस होती है, वो सबसे ज्यादा अधिक होती है, ठीक है। और इसका जो प्रबंधन होता है वो स्वतंत्रता होता है, यानी आप इसमें अपने अकॉर्डिंग इसको क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। और इसका जो फंड होता है, यानी जो इसकी फीस भी जो होती है प्राइवेट स्कूल्स की, वो बहुत ज़्यादा होती है। और प्राइवेट स्कूल्स को किसी भी ट्रस्ट के थ्रू, किसी भी संस्था यानी इंस्टीट्यूशन के थ्रू भी चलाया जाता है। तो ये था आपका निजी विद्यालय। अब हम जानते हैं सहायता प्राप्त विद्यालय। सहायता प्राप्त विद्यालय कौन से होते हैं आपके? अगर हम भारत में देखें सहायता प्राप्त विद्यालय, तो इनका प्रबंधन कौन करता है? इनका प्रबंधन भी एक तरीके से निजी होता है। इन्हें सरकार द्वारा क्या मिलता है? अनुदान मिलता है, यानी सरकार के द्वारा, यानी गवर्नमेंट के थ्रू इनको फंड मिलता है। और ये सरकारी और निजी दोनों विशेषताओं में ही आपके मिलते हैं, यानी मिलाते हैं, दोनों विशेषता को ये मिलाते हैं। अब हम बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय, जिसको आप केवी स्कूल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं ना, ये केंद्र सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, यानी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं। और इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि केंद्रीय कर्मचारियों के जितने भी बच्चे होते हैं उनको एक गुणवत्तापूर्वक शिक्षा को देना होता है, यानी एक क्वालिटी वाली जो आपकी एजुकेशन होती है उसको देना होता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपका नवोदय विद्यालय, जिसको आप एसकेवी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि एसकेवी जो आपके स्कूल्स होते हैं, नवोदय विद्यालय जो होते हैं, इसमें आपकी जो ग्रामीण प्रतिभा होती है, यानी ग्रामीण प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए ये आपका चलाया जाता है।
और इसमें आवासीय विद्यालय भी आपके देखने को आपको मिलते हैं। उसके बाद है आपका स्वायत्तता संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालय, यानी कुछ ऐसी संस्थाओं या कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनके द्वारा आपके जो स्कूल्स है वो चलाए जाते हैं, वो भी आपके इसमें ही आते हैं। इनमें क्या होता है, इनका जो प्रबंधन किया जाता है वो अधिक स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है, तो ये थे आपके इंडिया के अंदर विद्यालय प्रणाली, जिसमें हमने जाना कि विद्यालय कितने होते हैं इंडिया के अंदर, किस तरीके से जो विद्यालय प्रणाली है वो की गई है, कितने प्रकारों में बांटा गया है आपके विद्यालयों को। तो असमृद्धता या समृद्धता यानी एफिलेशन जो होता है आपका, यानी कोई भी जब आप स्कूल चलाते हैं, स्कूल को किसी भी स्कूल को आप जब चलाते हैं बनाते हैं, तो उसका जो एफिलेशन जो होता है यानी उसकी जो समृद्धता और असमृद्धता होती है वो किसी बोर्ड के द्वारा आपकी की जाती है। जैसे आपका सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है। ठीक है, तो इसमें ये आपके सीबीएसई और आईसीएस बोर्ड जो होते हैं, आपके आईसीएसई बोर्ड जो होते हैं ये आपके राज्य बोर्ड में आते हैं। और इसके साथ साथ आपके कुछ ऐसे इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आपके कुछ बोर्ड होते हैं जो चलाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका समृद्धता पाठ्यक्रम होता है, परीक्षा होती है और फिर आपका मूल्यांकन यानी असेसमेंट ये किया जाता है। तो ये था आपका एफिलेशन, जिसमें आपके जो स्कूल्स होते हैं वो एफिलेटेड होते हैं सीबीएसई से, आईसीएसई से। तो ये अब हम बात करते हैं, ये था आपका ये टॉपिक विद्यालय प्रणाली वाला। अब हम बात करते हैं निजी विद्यालयों के नियमनों की समस्या, यानी जो आपके प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनके सामने कौन कौन सी जो समस्याएं होती हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। निजी विद्यालय भारत की शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, जैसा आप सभी को पता ही है। ठीक है, और इनके नियमन के लिए कई समस्याएं आती है। कौन कौन सी समस्या है? पहली कि इसमें क्या होता है, अधिक शुल्क वसूल किया जाता है, यानी आपकी जो फीस होती है इस विद्यालयों में, प्राइवेट स्कूल्स में, वो कैसी होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, दूसरी समस्या क्या आती है कि प्रवेश में अनियमितता, यानी आपकी जो एडमिशन का जो प्रोसेस होता है उसमें हमें एक अनियमितता देखने को मिलती है। तीसरा कि गुणवत्ता का इसमें असमान स्तर होता है, यानी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होती है वो आपको एक तरीके से असमान रूप से भी देखने को मिल सकती है। और उसके बाद आपके जो शिक्षक होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स के जो टीचर्स होते हैं, उनकी जो सैलरी होती है वो भी कैसी होती है, बहुत कम होती है। आपने देखा होगा आपके आसपास जितने भी प्राइवेट स्कूल होंगे, आप जो भी आपके बहन भाई पढ़ते होंगे प्राइवेट स्कूल्स में, तो वहाँ के जो टीचर्स होते हैं ना, प्राइमरी लेवल के और सेकेंडरी लेवल के, इन सबके जो आपके जो सैलरी होती है ना वो बहुत कम होती है। पारदर्शिता की कमी, ठीक है, यानी ये पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। उसके बाद आरक्षण और सामाजिक न्याय के प्रावधानों पर कमजोर पालन, यानी आपका इसमें क्या होता है कि आपको जो आरक्षण होता है और जो सामाजिक आपकी जो न्याय होता है उसमें आपको देखने में इसको कमजोरी देखने को मिलती है। और साथ ही साथ इसमें कॉर्पोरेट और व्यावसायिक दृष्टिकोण को भी बढ़ाना होता है, यानी जितने भी आपके प्राइवेट स्कूल्स होते हैं ना उसमें एक तरीके से हम कह सकते हैं कॉर्पोरेट को और आपका जो व्यावसायिक दृष्टिकोण है उसको और भी ज़्यादा डेवलप करने के लिए इसको चलाया जाता है। तो अगर हम नियमन की आवश्यकता की बात करें, इसमें नियमन की आवश्यकता क्यों होती है? इसलिए होती है ताकि शिक्षा केवल शिक्षा रहे, ना कि आपकी व्यापार बने। ठीक है, किसी भी स्कूल के अंदर अगर ये सारी समस्या हमें देखने को मिलती है तो एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये जो स्कूल है वो एक तरीके से व्यापार के लिए बनाया गया है। वो उसका जो उद्देश्य है वो शिक्षा के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ व्यापार के लिए है, व्यवसाय के लिए है। शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है, इसलिए निजी विद्यालयों को सामाजिक उत्तरदायित्व इसमें निभाना चाहिए। नियमन का उद्देश्य क्या है कि निजी विद्यालयों को बंद करना नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक जवाबदेही होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए और न्याय संगत उसमें होना चाहिए। यानी आपके जितने भी प्राइवेट स्कूल्स है इसके अंदर क्या होना चाहिए, एक तरीके से इसको हम बंद करना नहीं चाहते प्राइवेट स्कूल्स को, बल्कि इसमें हम एक सुधार बनाना चाहते हैं, एक सुधार लाना चाहते हैं जिसके अंदर आपकी न्याय संगत शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। ठीक है, पारदर्शिता होनी चाहिए और इसके अंदर आपका जवाबदेही भी होना चाहिए। तो ये था आपका निजी विद्यालयों के अंदर आपके नियमन किस तरीके से किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि भारत में विद्यालय शिक्षा को विकसित करने में कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाती है। यानी इंडिया के अंदर स्कूल एजुकेशन जो होती है, स्कूलिंग एजुकेशन जो होती है, उसको डेवलप करने के लिए ऐसे कौन कौन से आपके इंस्टीट्यूशंस को चलाया जाता है, ऐसी कौन कौन सी संस्थाओं को चलाया जाता है और उनका जो रोल होता है, उनकी जो भूमिका होती है वो क्या होती है। तो अगर हम भारत में विद्यालय शिक्षा को विकसित करने में जो संस्थाएं होती हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है आपका NCERT। सबसे पहले नंबर पे आपका आता है NCERT, जिसको हम नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के नाम से भी जानते हैं।
ये क्या होता है आपका एक राष्ट्रीय स्तर पर क्या करता है कि आपका एक पाठ्यक्रम विकास में ये सहायक होता है। यानी आपने देखा होगा जितनी भी आपकी बुक्स होती हैं वो किससे एफिलेटेड होती है, एनसीईआरटी से एफिलेटेड होती हैं। ठीक है, जितनी भी आपकी स्कूल्स की बुक्स होती हैं। तो ये क्या करता है, नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च क्या करता है आपका कि जितना भी आपका सिलेबस होता है ना, स्कूल लेवल पे जितना भी आपका सिलेबस होता है, जितनी भी आपका पुस्तकों का निर्माण होता है, यानी जितनी भी आपकी बुक्स बनाई जाती है उनमें कौन कौन से चैप्टर होंगे, किस तरीके का सिलेबस होगा, कौन सी क्लास के अकॉर्डिंग होगा, तो ये सब कौन तय करता है आपका, एनसीईआरटी तय करता है। ठीक है, शिक्षक प्रशिक्षण का काम भी ये एक तरीके से करता है यानी शिक्षकों को भी ये क्या देता है, ट्रेनिंग देता है। इसकी जो पुस्तकें होती है वो आपको अलग अलग राज्यों में देखने को मिलती है। ठीक है, हर राज्य में देखने को आपको मिल सकती है। तो ये था आपका एनसीईआरटी जिसको हमने जाना। एनसीईआरटी आपका क्या करता है, आपके स्कूल एजुकेशन के अंदर आपका जो सिलेबस होता है उसको डेवलप करता है, पाठ्यक्रम का विकास करता है, पाठ्य पुस्तक का निर्माण करता है कि आपकी जो बुक्स होनी चाहिए वो किस तरीके से होनी चाहिए, कौन कौन से उसमें चैप्टर्स को ऐड करना चाहिए, क्या क्या आपको पढ़ना है अपनी क्लास के अकॉर्डिंग। तो ये सारा कार्य कौन करता है आपका, कौन सी संस्था करती है, एनसीईआरटी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दूसरी संस्था की तरफ जो है आपका SCERT, जिसको हम स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है, ये भी आपका राज्य स्तर पर होता है, ये भी एनसीईआरटी की तरह ही काम करता है, लेकिन राज्य के अंदर जो आपका पाठ्यक्रम है, जो शिक्षक प्रशिक्षण है, शैक्षिक जो शोध है, ये उनसे जुड़ा हुआ होता है। यानी आपकी जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड आपकी जितनी भी रिसर्च होती है ये उनसे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, SCERT आपका जो टीचर्स ट्रेनिंग है उसमें भी अपनी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी जितने भी आपके टीचर्स होते हैं उनको भी क्या करता है, प्रशिक्षण देता है, उनको ट्रेनिंग देता है। आपने कई ऐसे इंस्टीट्यूशन देखे होंगे जो आपके SCERT से क्या होते हैं, एफिलेटेड होते हैं। उसके बाद आता है आपका थर्ड नंबर पे डाइट, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, ये आपका जिला स्तर पर, ठीक है, जिला स्तर पे क्या कर रहा है, आपको शिक्षक प्रशिक्षण कर रहा है, और विशेषकर ये आपका प्राथमिक शिक्षा से संबंधित होता है। यानी जितने भी आपके प्राइमरी स्कूल के जो टीचर्स होते हैं ना, जिन्होंने आपका ये नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया होता है, जिन्होंने डीपीएससी जो है अब आपका एक नया कोर्स चला है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का। ठीक है, और आपका जो डीएलएड है, ठीक है, डीएलएड जो है आपका, ये उससे संबंधित जो आपके प्राथमिक शिक्षा जो होती है ना, ये कोर्स जो होते हैं आपके उससे संबंधित होते हैं। तो जितने भी आपके प्राथमिक शिक्षा से संबंधित 2 इयर्स के जो डिप्लोमाज होते हैं वो कौन कराता है, आपका डाइट कराता है। ठीक है, और ये जो डाइट होता है ना वो आपका जिला स्तर पे आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपके जो प्राथमिक स्तर के जो शिक्षक होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप स्कूल्स में बच्चों को, प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं, प्राथमिक शिक्षा के जो बच्चे होते हैं, प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं, आप उनको किस तरीके से पढ़ाएंगे, किस तरीके से आप उनको प्रशिक्षित करेंगे। ठीक है, ये सब आपको कौन सिखाता है, डाइट सिखाता है। यानी कोई भी अगर एक इंस्टीट्यूट है वो किससे एफिलेटेड होता है, आपका डाइट से एफिलेटेड होता है। ठीक है, जैसे अभी आपका इग्नू के अंदर अभी आपका चला है, इग्नू के अंदर अर्ली चाइल्डहुड टीचर का 2 इयर्स का भी डिप्लोमा चला है आपका। ठीक है, जिसके अंदर आपको प्राइमरी लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं प्राइमरी लेवल की, तो उनके लिए आपको ट्रेनिंग, उसमें स्पेसिफिक एक ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, आपको थ्योरिकल भी आपको पढ़ाया जाता है और आपको प्रैक्टिकल के लिए भी आपको स्कूल्स में प्रॉपर 40 डेज के लिए आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है गवर्नमेंट स्कूल्स में, जिसमें आप प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ाते हैं। तो डाइट क्या करता है, ये आपके टीचर्स को रेडी करता है, यानी टीचर्स को ये आपके तैयार करता है जो आपके प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। जो प्राइमरी लेवल के जो टीचर्स होते हैं, डाइट्स उनको क्या करता है, ट्रेनिंग देता है। ठीक है जी, इतना समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, आपका जो नेक्स्ट जो संस्था है वो है NIOS, जिसको हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है, ये एक खुली और दूर स्थित शिक्षा प्रदान करता है, जिसको आप ओपन से भी बोलते हैं, आप ओपन से स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, आप कहीं पे भी किसी भी दूर स्थित जगह पे है, यानी किसी भी दूसरे राज्य में बैठ के अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप किसमें एडमिशन आप ले सकते हैं, NIOS के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। जो ये उनके लिए होता है जो डेली बेसिस पे स्कूल्स नहीं जा पाते। ठीक है, डेली बेसिस पे स्कूल नहीं जा पाते डेली, तो ये उनके लिए होता है। आप घर बैठ के भी अपना क्या कर सकते हैं, अपनी शिक्षा को कंप्लीट कर सकते हैं, पढ़ाई को आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका शिक्षा बोर्ड।
शिक्षा बोर्ड जैसे अभी मैंने आपको बताया कि भारत के अंदर आपके राज्य बोर्ड होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड होते हैं। राज्य बोर्ड में आपका सीबीएसई और आईसीएसई आता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आपका जो बोर्ड होता है वो भी आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आते हैं, ठीक है, जिसमें आपका पाठ्यक्रम, आपकी परीक्षा और आपका मूल्यांकन का एक पूरा स्ट्रक्चर यानी आपका जो ढांचा होता है वो पूरा तैयार किया जाता है कि सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हैं उनका पाठ्यक्रम यानी उनका सिलेबस क्या होगा, उसके बाद फिर उनकी जो परीक्षा है, उनके जो टेस्ट है वो किस तरीके से लिया जाएगा, और जो आपकी जो परीक्षा होंगी वो लॉन्ग टर्म परीक्षा होंगी, सॉरी, जो आपका जो सिलेबस है वो लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा, उसके बिहाफ पे फिर आपकी परीक्षा तय की जाती है। यूनिट टेस्ट होंगे, पीटी टेस्ट होंगे, या फिर आपके हाफ ईयरली होंगे या एनुअल मोड पे एग्जाम होंगे, ठीक है। देन उसके बाद फिर आपका असेसमेंट होता है, असेसमेंट किया जाता है, देन उसके बाद आपका जो रिजल्ट होता है फिर वो डिक्लेयर किया जाता है। तो इस तरीके से आपका एक ढांचा यानी स्ट्रक्चर तय किया जाता है आपका शिक्षा बोर्ड के थ्रू। अब जो आपका सीबीएसई है वो एक राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रचलित है, यानी सीबीएसई बोर्ड के आप जो है आपका सीबीएसई बोर्ड, ये आपको राष्ट्रीय स्तर पे सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा जो चलता है आपका कौन सा चलता है, राज्य स्तर पे कौन सा बोर्ड चलता है, सीबीएसई बोर्ड चलता है। उसके बाद है आपका राज्य बोर्ड, राज्य की भाषा और स्थानीय संदर्भों में भी ये बल देता है। यानी ये क्यों चलता है ज्यादातर, क्योंकि ये जो सीबीएसई बोर्ड जो होता है, आपका राज्य बोर्ड जो होता है, ये आपकी किसी भी राज्य की भाषा और वहाँ की जो स्थानीय संदर्भ जो होते हैं, यानी उस स्टेट की जो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो उसकी जो संस्कृति होती है, जो उसके स्थानीय संदर्भ जो होते हैं, ये उससे भी जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड जो होते हैं आपके, वो वैश्विक शैली की जो शिक्षा होती है वो आपको प्रदान करते हैं। यानी अलग अलग जो आपका वैश्विक स्तर पे जो आपकी शिक्षा शैली होती है, इंटरनेशनल जो आपका बोर्ड होता है वो आपको वैश्विक स्तर पर ग्लोबली आपको क्या देता है, एक शिक्षा प्रदान करता है। तो ये थे आपके अलग अलग संस्थाएं जो आपकी शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम जानते हैं प्रमुख सरकारी पहल कौन कौन सी है भारत के अंदर। तो भारत में शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए सरकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। सबसे पहला जो आपकी सरकारी योजना चलाई गई थी वो था आपका सर्व शिक्षा अभियान, जिसको हम SSA के नाम से जानते हैं। ये जो था आपका आई थिंक 2005 में आपका ये लागू किया गया था, जिसके अंदर सभी बच्चों को, जो आपके प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे हैं, यानी आपके जो प्राइमरी लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको सभी के लिए जो आपकी जो शिक्षा है वो प्राथमिक शिक्षा जो आपकी है सभी बच्चों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसा किसका मानना था, सर्व शिक्षा अभियान का मानना था। और ये जो योजना थी वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या था कि सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा सभी को देना। यानी शिक्षा जो है वो सार्वभौमिक का मतलब यहाँ पे क्या है कि सभी के लिए अनिवार्य है। यहाँ पे जो आप एजुकेशन देंगे प्राथमिक लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे जो आप एजुकेशन देंगे वो सभी के लिए, चाहे वो कोई भी गरीब बच्चा क्यों ना हो, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, किसी भी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से हो, सभी के लिए जो एजुकेशन है आपकी वो अवेलेबल है, सभी को शिक्षा इसमें दी जाएगी। मेन उद्देश्य इसका यही था SSA का, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी पहल जो थी आपकी, वो थी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसको हम RMSA के नाम से भी जानते हैं। इसका जो मेन जो लक्ष्य था वो क्या था कि जो आपका माध्यमिक जो शिक्षा है उसकी जो पहुंच है वो बहुत ज्यादा पहुंचाई जाए विद्यार्थियों को, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी माध्यमिक शिक्षा दी जाए, और उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो क्वालिटी है उसमें भी सुधार किया जाए। यानी जो आपका ये सेकेंडरी लेवल पे जो था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो था, ये आपका सेकेंडरी लेवल पे स्टार्ट किया गया था, और जो आपका SSA था वो आपका प्राथमिक लेवल पे स्टार्ट किया गया था, यानी प्राइमरी लेवल पे। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो है, जिसको हम RUSA के नाम से भी जानते हैं, ये जो था आपका उच्च शिक्षा से संबंधित था। यानी पहले हमने जाना प्राइमरी लेवल पे, दूसरा हमने सेकेंडरी लेवल पे, और जो तीसरा जो है आपका ये उच्चतर शिक्षा है, जिसमें आपके कॉलेजेस वगैरह आते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशन आते हैं, ये उनसे संबंधित था। अब इसके अंदर क्या था कि ये जो आपका उच्च शिक्षा से संबंधित था, और इसके साथ साथ संस्थानों का इसमें किस तरीके से आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, यानी जो भी आपका जो भी कॉलेज है, जो भी इंस्टीट्यूट है, राष्ट्रीय शिक्षा उच्चतर अभियान इस पे जोर देता था कि जो भी इंस्टीट्यूट है उसका डेवलपमेंट हम और अच्छे तरीके से किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके अंदर जो आपका पाठ्यक्रम है, जो आपकी शिक्षा प्रणाली है, उसके अंदर और कितने अच्छे तरीके से हम सुधार कर सकते हैं, और कौन कौन सी चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो वित्तीय सहायता है, यानी उसकी जो फंडिंग है, उस पे भी हम क्या कर सकते हैं, उस पे भी हम ध्यान दे सकते हैं, और फंडिंग जो है आपकी वो किस तरीके से की जा सकती है। तो जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान था ये आपका कॉलेज लेवल पे बेस्ड था, इंस्टीट्यूशन कॉलेजेस पे बेस्ड था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पहल है आपकी वो थी समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा क्या थी, ये एक स्कूल शिक्षा से संबंधित था, जिसमें सभी स्तरों को एक एकीकृत ढांचे में लाने की योजना
जो थी इसमें शामिल थी। इसमें पूर्व प्राथमिक से लेके वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक का विकास शामिल था। यानी जो आपका समग्र शिक्षा जो थी, यानी होलास्टिक जो एजुकेशन आपकी थी, इसके अंदर क्या बोला गया था कि ये भी आपके स्कूल से रिलेटेड थी, लेकिन इसमें आपके दोनों लेवल पे जो था वो कार्य किया गया था, प्राइमरी लेवल पे भी, ठीक है, और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पे भी। तो इसके अंदर क्या बताया गया था, आपका प्राथमिक लेवल पे और आपका वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पे जो आपका डेवलपमेंट है स्कूल्स का, वो किस तरीके से किया जाएगा, कौन सा एक सिस्टमैटिक तरीका होना चाहिए, किस तरीके का एक आकृति ढांचा होना चाहिए, ये इसमें आपका किस में बताया गया था, समग्र शिक्षा में बताया गया था। नेक्स्ट जो आपकी पहल थी वो थी मध्य आह्न भोजन कार्यक्रम, जिसको आप मिड डे मील के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था कि जितने भी आपके स्कूल के बच्चे हैं उन सभी को एक पौष्टिक भोजन देना, इसका उद्देश्य था। इसमें आपका नामांकन बढ़ाना था, यानी और साथ ही साथ इसका ड्रॉप आउट करना भी, इसका ड्रॉप आउट कम करना था। यानी अगर हम इसे सिंपल भाषा में समझे, जो आपके स्कूल में मिड डे मील आपको जो मिलता है, ठीक है, वो किससे संबंधित था, आपका मध्य आह्न भोजन कार्यक्रम से संबंधित था। ठीक है, और इसके अंदर क्या इसका उद्देश्य था कि बच्चों को अच्छे से आपको जो पौष्टिक भोजन है वो बच्चों को आपको देना है। इससे क्या होगा, अब जो गरीब बच्चे जो थे, जिनकी जो आर्थिक स्थिति जो थी वो खराब थी या ठीक नहीं थी, अब वो पहले क्या करते थे, स्कूल आने में आनाकानी करते थे, नहीं पढ़ पाते थे, उनका मन नहीं करता था। लेकिन अब क्या हुआ, जब सरकार ने, गवर्नमेंट ने मिड डे मील योजना को शामिल करा, कार्यक्रम को, प्रोग्राम को शामिल करा स्कूल्स के अंदर, तो इससे बच्चों के अंदर जो आर्थिक स्थिति से जो कमजोर बच्चे थे, उनको क्या करा, उनके माता पिता ने उन्हें स्कूल में भेजना शुरू करा। क्यों भेजना शुरू करा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो भोजन है वो क्या कर सके, खा सके, ले सके। ठीक है, और इस लालच में उन्होंने भेजना शुरू करा, क्योंकि स्कूल के अंदर उन्हें एक पौष्टिक भोजन मिल रहा है। जब बच्चों को भोजन के बहाने से स्कूल में भेजा गया, तो वहाँ पे जो उनका नामांकन है, यानी जो एडमिशन है, बच्चों का एडमिशन और भी ज़्यादा फिर बढ़ने लगेगा। कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट नहीं करेगा, कोई भी बच्चा स्कूल को छोड़ के नहीं जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही था कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा भोजन देना, पौष्टिक भोजन देना, उनका जो एडमिशन प्रोसेस जो है, एडमिशन जो है वो बढ़ाना, और कोई भी बच्चा स्कूल को ड्रॉप आउट ना करे, छोड़कर ना जाए। ठीक है, तो इन योजनाओं ने शिक्षा के विस्तार को, समानता को, गुणवत्ता को क्या करा, एक महत्वपूर्ण इसमें भूमिका निभाई। यानी इन जितने भी अभी तक हमने योजनाएं पढ़ी, इन्होंने क्या करा, शिक्षा को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करा, यानी विस्तारित रूप से हमें दिखाया, उसमें समानता लाई। ठीक है, उसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, उसकी जो गुणवत्ता है, उसमें भी इसमें सुधार हुआ, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो इसी के साथ स्टूडेंट्स, इस यूनिट के यूनिट 2 के मैंने आपको सभी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है या कोई क्वेरी है, तो आप हमें डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारा इंस्टा पेज फॉलो करके भी आप हमें डायरेक्ट डीएम करके पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर किसी भी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है या कोई क्वारी है, तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। और साथ ही साथ डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सभी क्लासेस के अपडेट वहाँ पे मिलती है, और डीयू सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स भी आपको वहाँ पे मिलती है। तो अगर ये वीडियो लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।